आइए सरकार, किस किस को मिला नोटिफिकेशन, करते हैं क्लास की शुरुआत। फटाफट से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए। फर्स्ट ईयर के लिए ये हमारी स्पेशल क्लास है जिसमें हम आपको करवा रहे हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम वो क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा बार आपके पेपरों में रिपीट हुए हैं। भाई, इस पूरी संभावना ये है कि ये इस बार भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो कौन कौन फर्स्ट ईयर का पेपर देने जा रहे हैं, पहले तो ये बताओ। दूसरा इंपॉर्टेंट सुन लो ध्यान से, जिस दिन आपका पेपर हो हमें व्हाट्सएप पर आप अपने क्वेश्चन जरूर भेजेंगे कि आज मेरा पेपर था इस शिफ्ट में और ये क्वेश्चन आए। भले आपको 10 क्वेश्चन मिले, 15 क्वेश्चन याद आए, जरूर भेजना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको ये कहना है बस जी हमने आपसे पढ़े थे इसलिए सारे क्वेश्चन आ गए। नहीं, हमें क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। हमें इतना बता देना कि आज इस शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए। और दूसरी बात, अगर आपका पेपर लेट है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही शिफ्ट के क्वेश्चन मिलेंगे तुरंत हम आपको टेलीग्राम पर उसको प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि वीडियो शाम को 6 बजे आएगी। तब तक तीनों शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी होगी। तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो आएगा। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और व्हाट्सएप नंबर जो है ना यहाँ नीचे चल रहे हैं वीडियो में, आप देखो। तो वहां से नंबर ले लो और आपको डिटेल मिल जाएगी। अभी एक लेटेस्ट वीडियो आपके लिए दिया है सही गलत क्वेश्चन पर, उसको जरूर देख लेना। आ जाओ, इसकी शुरुआत करते हैं। अच्छे क्वेश्चन है और फटाफट से रिवीजन टाइप करवाएंगे, क्योंकि ये सारे वो क्वेश्चन है जो हमने क्लास में आपको पहले करवाए हुए हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, समय निकाल कर अभी भी देखना चाहो तो देख लो। पास की मेरी गारंटी है। अगर आप हमारी फर्स्ट ईयर वाली प्ले लिस्ट कंप्लीट कर जाते हैं तो फर्स्ट ईयर में पास की मेरी गारंटी है। तो शुरू करते हैं, आ जाओ। जी जी, सभी को नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। अब शुरू करते हैं। प्लीज इस वीडियो को लाइक करके शुरुआत कर दो भाई, आपके अप्रिसिएशन की जरूरत है, ठीक है ना। आ जाओ, पहला सवाल आपके सामने ये रहा। फटाफट से आप भी उत्तर कर देना, है ना। पहले ट्रांसफॉर्मर वाले से लिया है क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत आया है। कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मर में जो तेल होता है ना उसमें हम क्रैकल टेस्ट करते हैं। इससे क्या पता लगता है? तो इससे आपको नमी का पता लगता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इंग्लिश में इसे मॉइस्चर बोलते हैं। यही क्वेश्चन पेपर में एक और तरीके से आया कि ट्रांसफार्मर में क्रैकल टेस्ट द्वारा जब नमी का पता करते हैं तो आपको कैसे पता लगता है कि इसमें नमी है? तो भाई बहुत तेज क्रैकर साउंड आएगा, उसमें ये ऑप्शन है। क्रैकर बोलते हैं पटाखों को, पटाखों की आवाज आएगी। अब भाई तेल और पानी एक साथ अगर होंगे और तेल को गर्म करोगे तो चटचटाहट तो आती है, स्वाभाविक सी बात है। तो ट्रांसफार्मर तेल में क्रैकल टेस्ट से हम लोग नमी का पता करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया बहुत है ये, और फिर आपको देखने को मिल जाएगा। तो लाइक करके कर दो अपने काम की शुरुआत। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी वाला ये सवाल है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है। ये बहुत बार आया है। इन दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ट्रांसफार्मर में से सबसे ज्यादा यही सवाल आते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस बार अगर एग्जामिनर नाम बदल दे तो आपको क्या करना है। तो पहले तो ये देख लो, जब आयरन लॉस और कॉपर लॉस एक दूसरे के बराबर होते हैं तब। लेकिन इसका दूसरा नाम भी आ सकता है। दूसरा नाम है, कॉपर लॉस को वेरिएबल लॉस बोलते हैं और आयरन लॉस को कांस्टेंट लॉस बोलते हैं। तो ये भी दूसरा नाम आ सकता है, तो भी थोड़ा ध्यान में रख लो भाई। आगे बढ़ूं। जितने भी बच्चे हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर के हो, चाहे आप सेकंड ईयर के हो, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम वाले हो, क्वेश्चन का आंसर साथ में आप भी करो भाई, आपकी तैयारी का पता लगे। मेरे साथ टेक्निकल वो उसके जुड़े हुए हैं कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चे। लेकिन अभी आप देखो, राजस्थान में टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी तो आई हुई है ना। राजस्थान में टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी आई हुई है, तो उसमें क्या ये क्वेश्चन नहीं आ सकते बताओ? अगर आप उसकी तैयारी करें तो भी ठीक है। एमपी में लाइनमैन की भर्ती आई हुई है, पीएचईएल में भर्ती आई हुई है, तो टेस्ट में क्वेश्चन तो यही आएंगे। अगला सवाल देखो। अच्छा, एक नंबर लगाकर उत्तर करो। जितने भी बच्चे बिना नंबर लगाए उत्तर कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको, नंबर लगाओ ताकि उससे क्या पता लगे। जैसे 247वां क्वेश्चन है, बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट, क्यों की जाती है? देखो, ट्रांसफार्मर में हानियां होती है दो, दूसरी हानि के दो भाग है, टोटल तीन बोल दो। कॉपर लॉस, एडी करंट और स्ट्रेसिस। तो हमारा जो ये है ना, तांबा यू जो है, तांबा का लॉस ही आएगा। स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट, ये कॉपर यूज को या कॉपर लॉस को कम कर देता है। और जो स्ट्रेसिस हानि है ना, इसके लिए हम लोग ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिलिकॉन स्टील की।
और एडी करंट हानि जो है इसके लिए हम लोग कोर को क्या करते हैं, लेमिनेट करते हैं। तो ये तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक नहीं 3 क्वेश्चन बन गए हैं इस पेपर में। ठीक है सरकार, मुझे लगता है आपके पास मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि अगर आवाज़ आती ना तो आप नंबर लगा के उत्तर करते। मैं आपको बोल रहा हूँ कि नंबर लगाकर उत्तर करो, लेकिन आप सीधा ही उत्तर करते जा रहे हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब देखो भाई, आगे बढ़ने से पहले दे रहा हूँ आपको जानकारी। क्या जानकारी है गुरुजी? हमने ऐप में आपको मॉडल टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई है। जब बहुत सारी बार आप चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो आपको लगता है कि हाँ हमारी तैयारी हो गई है, लेकिन जब सामने क्वेश्चन आता है तो भूल जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो। एप्लीकेशन पर आपको चारों सब्जेक्ट के मॉडल टेस्ट, मॉक टेस्ट मिलेंगे। उसके अलावा 75 एमसीक्यूज के सेट मिलेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आंसर शीट क्यूब मिल जाएंगे क्वेश्चन। क्योंकि आईटीआई में बहुत सारे क्वेश्चन पिछले पेपरों से रिपीट हो जाते हैं, उनको पढ़ना जरूरी है। 75 क्वेश्चन का सेट इसलिए अटेंड करना है ताकि 120 मिनट समय में आप इन क्वेश्चंस को हल कर पाओगे कि नहीं, नया क्वेश्चन सामने आया तो कैसे हल करोगे। सब्जेक्ट वाले इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि लगभग पेपर में वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ नहीं है, 70-72 रुपये लगेंगे भाई, 2 दिन की बर्गर है आपकी। 2 दिन बर्गर मत खाना यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? मिलेगा कैसे गुरुजी? तो वो बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो। रजिस्ट्रेशन करते ही ऐप ओपन होगा, ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें जैसे ही आप आईटीआई सीबीटी एग्जाम पर क्लिक करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेस्ट। हालांकि एक व्यवस्था और बताता हूँ, प्री क्विज पे क्लिक करके आप फ्री टेस्ट भी अटेंड कर सकते हैं, यानी दोनों है। ये 70-72 रुपये की यहाँ मिलेगी, यहाँ फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कुल मिलाकर के है आपको एप्लीकेशन पे फायदा ही फायदा, कोई ज़्यादा वो दिक्कत है नहीं। ठीक है जी, आगे देखो। एक ये डायग्राम वाला है, बार बार आया था, बहुत ही बार आया था। पूरा पता नहीं, नहीं दिखेगा, मैं वैसे बता देता हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा सा फोटो का फर्क पड़ जाता है। ओके, सुरेंद्र सैनी का 1 तारीख को पेपर है, कोई बात नहीं। 28 को आप में से किसी का है क्या? देखो क्या पूछ रहे हैं आपसे, सर्किट का नाम क्या है? आपको एक सर्किट दिखाया गया है, थोड़ा ध्यान से देख लेना, चीजें देखते ही समझ में आ जाएगा। ये प्रतीक जो है ना, ये किसका है? पंखे का प्रतीक है, छत पंखे का है। ठीक है, ये वाला जो प्रतीक है ना, ये ट्राइक का प्रतीक है, सिंबल। ठीक है, और ये वाला डाइक का सिंबल है। अगर मैं बताने लगूं तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सिंपलिस्ट बताते हैं। ये है छत पंखे का आपका रेगुलेटर का सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर है। अभी एक बच्चा इसरो का कमेंट कर रहा है, तो मैं बता ही देना चाहता हूँ भाई, इसरो में सवाल आया पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर में इनमें से किस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं? और ऑप्शन था ट्राइक। गुरुजी डाइक भी तो लिखा हुआ है, नहीं। डायक का इस्तेमाल ट्राइक की ट्रिगरिंग के लिए किया जा रहा है। ट्राइक में 3 टर्मिनल होते हैं, मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2 और गेट। तो देखो ये रहा, गेट की ट्रिगरिंग करवा जा रही है डायक से, और कोई यूज नहीं है। आप तो इसका ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है, बार बार आया है भाई, तो सब बच्चे आपको इसको, ठीक है जी, बढ़िया तरीके से पढ़ लो। क्वेश्चन बहुत शानदार है। चलो इसका तरीका बता देता हूं मैं, कैलकुलेशन करके उत्तर मिलान करना, और जब क्लास कंप्लीट हो जाए तो कमेंट करके मुझे बता देना। क्या कह रहा है? 1000 वाट 240 वोल्ट विद्युत हीटर में उत्पन्न गर्मी की गणना करें अगर हीटर ने 5 मिनट के लिए काम किया हो। देखो, वैसे उष्मा ज्ञात करने के लिए I²RT होता है, ठीक है ना? अब करंट और रेजिस्टेंस स्पष्ट नहीं दिया तो आपको याद हो, I²R जो है ना, ये पावर ही होता है, यानी पावर इंटू टाइम कर दोगे तो वो उष्मा के बराबर हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम और ध्यान में रखनी है, समय सेकंड में ही होना चाहिए, जबकि यहाँ आपको मिनट में दिया हुआ है। आपको मिनट को सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। वाट कितना है? 1000। समय कितना है? 5 मिनट। उसको क्या करो गुरुजी? सेकंड में कन्वर्ट कर दो। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना उत्तर आएगा? 30। एक जीरो ये लगा दो, 3 जीरो ये लगा दो। कितनी हो गई सरकार? 3 लाख। और उष्मा है आपकी, ये बन गई जूल। अब जूल को आपको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है, 4180 का इसमें भाग दे देना, उत्तर आ जाएगा। मिलान कर लेना, जो भी आंसर बन रहा हो। आई थिंक 71.6 के आसपास इसका उत्तर आ रहा है। क्रॉस मैच करना और कैलकुलेशन प्रॉपर करके मुझे उत्तर बताना। कमेंट करोगे तो ही पता लगेगा इसका उत्तर सही आया। और इस वीडियो को लाइक करो भाई, इससे काम थोड़ी चलेगा, बहुत मेहनत लगती है। प्लीज शेयर करो इसको, जो भी आपके फर्स्ट ईयर वाले साथी है उन तक पहुंचा दो इस क्लास को, दबा करके कर दो शेयर, दे दो उनको, ताकि वो भी इस क्लास को देख सके। जो भी आपका ग्रुप है, एक बार फर्स्ट ईयर वाले बच्चों तक ये क्लास पहुंचा दो। सवाल क्या कह रहा है? फूड मिक्सर में कौन सी एसी सिंगल फेज मोटर का इस्तेमाल करते हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। वैसे तो ये सेकंड ईयर में आपके मशीन वाला है, लेकिन यहाँ भी सवाल आ रहा है।
यूनिवर्सल मोटर होती है। और जी यूनिवर्सल मोटर की क्या विशेषता है? ये एकमात्र ऐसी मोटर है जो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर एक समान रूप से चलाई जा सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एकमात्र वो इंडक्शन मोटर है जिसकी गति 3000 आरपीएम से ज़्यादा हो सकती है। किसी भी इंडक्शन मोटर की गति 3000 आरपीएम से ज़्यादा नहीं जाती है, क्योंकि पोल 2 ही हो सकते हैं, 50 हर्ट्ज भारत में फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन इस मोटर के बारे में ये वाला भी आपका थोड़ा-सा सवाल रहता है। एमपीपीजीसीएल में यूपी से प्लांट असिस्टेंट के लिए क्या कह रहा है? नो वैकेंसी इन योर सिलेक्टेड कैटेगरी आ रहा है। भाई मैं देखूँगा थोड़ा-सा, फिर मुझे इसका पूरी तरह से आइडिया नहीं है। अगला सवाल देखो। इलेक्ट्रोडायनेमिक प्रकार के उपकरण जो है वो कौन-सी मात्रा में मापते हैं? विद्युत डायनेमिक लिखा है इन्होंने। हमारे देखो मीटर बहुत सारे होते हैं, है ना? एक होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल प्रकार का, एक होता है मूविंग आयरन प्रकार का, एक होता है इंडक्शन प्रकार का मीटर और एक होता है डायनेमोमीटर प्रकार का मीटर, ठीक है ना? तो ये केवल और केवल डीसी का होता है, ये एसी-डीसी दोनों का होता है, ये केवल और केवल एसी का होता है और ये भी एसी और डीसी दोनों का होता है। गुरुजी एसी-डीसी यहाँ था ना, एमआई टाइप मीटर ज़्यादातर वोल्ट मीटर और एम्पीयर मीटर ही होते हैं और डायनेमो मीटर मोस्टली वाट मीटर होता है, इसलिए शक्ति नापने के काम आता है। हालाँकि डायनेमो मीटर के एम्पीयर मीटर भी आते हैं बाज़ार में, वोल्ट मीटर भी आते हैं, लेकिन इतने नहीं है। एम्पीयर मीटर, वोल्ट मीटर के चुनाव में इनको प्राथमिकता देते हैं। एसी सप्लाई पर लगाना हो तो इसको प्राथमिकता देते हैं और डायनेमोमीटर का इस्तेमाल पावर के रूप में ज़्यादा करते हैं। बताओ सवाल समझ में आ रहा है क्या? ऐसे चिल्ला-चिल्ला के बोल रहा हूँ, पूरी डिटेल से समझा भी रहा हूँ। मुझे लगता है समझ में आ रहा है। थोड़ा जल्दी भी चल रहा हूँ, रुकेंगे नहीं भाई? ठीक है ना? ओके, सागर कह रहा है कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, पास कैसे हो सकते हैं? सागर, मैंने पूरी कहानी यहाँ पर दोहराई है, ठीक है ना? ये रहा। इस टेस्ट सीरीज़ को आप जॉइन कर लो, मेरी गारंटी है पास की। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और बाकी जितनी भी यूट्यूब पर आपको क्लास दी है, समय निकाल कर उनको देख लो, स्पीड डबल करके देख लो। चैनल सब्सक्राइब और शेयर कर दो, आप जैसे दोस्तों तक वो पहुँच जाए। आ जाओ आगे, क्या कह रहा है? एक निरपेक्ष मापी कौन-सा है? इसके ना 2 क्वेश्चन आएँगे भाई। एक वो निरपेक्ष मापी वो बना हुआ ही आएगा, मेरे को वही लाना चाहिए था। सवाल पूछेगा कि कौन-सा मीटर है? वो टेजेंट गैल्वेनोमीटर होता है, उसको निरपेक्ष मापी बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। डायग्राम देकर भी पूछ लेंगे, ऐसे कटोरी सी गोल-गोल रखी हुई होगी सामने भाई, याद रखना प्लीज़। और दूसरा एनर्जी मीटर के बारे में आएगा, तो इसको हिंदी में समाकलन बोलते हैं। समाकलन ऑप्शन में नहीं हो तो एकीकृत इंस्ट्रूमेंट नाम से ऑप्शन होगा। बताओ सवाल समझ में आ रहा है क्या? ईडी और वर्कशॉप कैलकुलेशन जरूरत नहीं है बाबू यार, उसमें मैं एक वीडियो दे चुका हूँ। वर्कशॉप कैलकुलेशन की रिपीटेड क्वेश्चन का एक वीडियो दिया है, पिछले 5 साल के पेपरों के क्वेश्चन उसमें कराए हैं। इस वीडियो की प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में उस वीडियो में से कम 3 क्वेश्चन आ जाएँगे 6 में से, मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि टोटल आपके 50 क्वेश्चन आएँगे, करना 17 है, आराम से पास हो ही जाओगे। थ्योरी पे ध्यान बढ़िया से दे लोगे तो भी हो जाएगा और जो ओरिजिनल 75 क्वेश्चनों के सेट कराए हैं, ड्राइंग उसमें भी आ गई और वर्कशॉप कैलकुलेशन का तो मैंने एक अलग से दे दिया भाई, तो आप उसको देख लेना प्लीज़। थोड़ा बाकी पहले वाले वीडियो को भी देखो यार, उनका भी वो है, महत्व है। ऐसी बात नहीं है कि हर दिन गुरुजी नया ही वीडियो चाहिए, नहीं। और मैं आपसे बड़ी उम्मीदें कर रहा हूँ। इस सीबीटी एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आप हमारी क्लास शेयर नहीं कर रहे हो ना, तो आप हमारे सपोर्टर नहीं हो। इस वीडियो पर 1-2 ज़बरदस्ती आएँगे, डिसलाइक करके भाग जाएँगे, पता नहीं उनको क्या तकलीफ़ होगी। कंटेंट ही तो दे रहे हैं, पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं। लेकिन मोस्टली तो पसंद आता है ना बच्चों को, इसलिए आप बिना लाइक किए नहीं जाएँगे। सपोर्ट आपको करनी पड़ती है। सवाल देखो, मापी यंत्रों की संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी जो होती है ना ये, तो ये ध्यान रखना ओम प्रति वोल्ट में होती है। ज़्यादा बेटर माना गया है किलो ओम प्रति वोल्ट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ध्यान रखना। मतलब जितकी ज़्यादा सेंसिटिव हो मतलब रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा हो वो उतना ही सुग्राह्य माना जाएगा। यानी एक 10 किलो ओम प्रति वोल्ट है, एक 20 किलो ओम प्रति वोल्ट है, तो 20 किलो ओम वाला प्रति वोल्ट वाला ज़्यादा शुद्ध रीडिंग देगा। देखो मेरे पास क्या कि यूट्यूब की वीडियो में क्वेश्चन साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं, धुंधले नहीं यार, इसमें कहाँ कंटिन्यूटी से आप अपनी उसकी क्वालिटी बढ़ाओ। मेरे यहाँ इंटरनेट स्पीड चल रही है 100 एमबीपीएस की और सामने लगा हुआ है एचडी कैमरा। हाँ, पहले 1-2 क्लासों में हो सकता है फ़र्क हो, अब नहीं है यार। आप क्वालिटी चेंज करो यूट्यूब की सेटिंग में जाके। देखो मेरे पास ना क्लासेज में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब क्या समय का अभाव है, आपका पेपर नज़दीक है।
इसलिए अपन क्या कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा इसमें थोड़ा सा बात ना करें, मतलब जो क्वेश्चन है वही बात करें। एक ना डायग्राम वाले क्वेश्चन तो सारे रट लो भाई, पूरे चांस से डायग्राम तो आएंगे ही आएंगे। सवाल का उत्तर बताओ, फ्रीक्वेंसी मीटर दिखाया गया आपको कौन सा है, तो ये हमारा जो है ना वही वाला है ये क्वेश्चन। बताओ फटाफट से कौन सा है, कौन सा क्वेश्चन एक करोगे इसका, पढ़ा हुआ है क्या पहले? सेकेंड ईयर स्टूडेंट महाराष्ट्र से आपके सभी वीडियो देखे हैं और प्रॉमिस करता हूँ कि 95+ स्कोर लाऊंगा और आपको आंसर की भेजूंगा जरूर भाई। जिस दिन पेपर हो जाए अभी उस दिन व्हाट्सएप पर जरूर बताने आज ये क्वेश्चन आए, जब आंसर की आए तो हमें आंसर की भेजनी है, क्योंकि अगले साल हम आपके जूनियर को ये क्वेश्चन करवाते हैं तब उनके काम आती है भाई, आपकी वजह से उनका भला हो जाएगा, है ना। देखो ये रेजोनेंस प्रकार का फ्रिक्वेंसी मीटर है, मैकेनिकल रेजोनेंट बोलेंगे इसे, ठीक है ना। और फ्रिक्वेंसी मीटर समांतर में जुड़ता है, ये ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं। अगर पेपर में सवाल आ जाए ना फ्रिक्वेंसी मीटर कैसे जुड़ता है, तो मैंने देखा है कि बच्चे कर ही नहीं पाते हैं सवाल को। तो थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से पढ़ा करो यार क्वेश्चन, ताकि आपको याद रहे। अच्छा भाई, ये एक एनर्जी मीटर वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके दो आएंगे सवाल, है ना। क्या एनर्जी मीटर में क्रिम्पिंग त्रुटि क्या होती है, क्रिम्पिंग त्रुटि का निवारण क्या है, और फिर घुमा फिरा करके आपसे पूछ लिया कि डिस्क में 2 छेद क्यों किए जाते हैं, वो आपसे ये भी बोल देगा कि क्रिम्पिंग त्रुटि का निवारण क्या है। लाइक नहीं करते हो यार, एक तो बिना के। अभी सिर्फ और सिर्फ 31, 30 लाइक से क्या होगा बताओ। मैं तो सोच रहा था कि 50 क्रॉस तो कर गए होंगे लाइक अपने, सिर्फ 31 लाइक है। फर्स्ट ईयर वालों सेकंड ईयर वालों को कल एक क्लास में 500 लाइक का टारगेट दिया था, आप क्लास बाद चेक करो, वो 500 लाइक पहुंच चुके हैं उस पर। फिर मैंने उनसे वादा किया था कि डायग्राम वाली क्लास दूंगा, अब मुझे उनको क्लास देनी पड़ेगी। खैर सवाल देखो, तो इसमें क्रिम्पिंग दोष दूर करने के लिए होता है ये रेडी ऑप्शन, ठीक है ना। क्रिम्पिंग त्रुटि को समाप्त करने के लिए, क्रिम्पिंग त्रुटि क्या होती है, तो बिना भार के जब मीटर की डिस्क घूमती रहती है, बिना भार के ही मीटर की डिस्क अगर घूर्णन करती रहती है तो उसे बोला जाता है क्रिम्पिंग त्रुटि। और इसका निवारण ये है, डिस्क में परिधि पर 2 छेद कर दो। उल्टा भी आ सकता है, क्रिम्पिंग त्रुटि रोकने के लिए क्या किया जाता है। कुल मिलाकर के इस क्रिम्पिंग त्रुटि में से 3 सवाल बन रहे थे, इसलिए मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लेकर आ गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन लेकर इसलिए आ गया क्योंकि इसमें आपके 3 सवाल बन रहे हैं। अच्छा इसमें देखो 2 सवाल बनेंगे भाई, पीएमएमसी मीटर का पैमाना रैखिक क्यों होता है और मूविंग आयरन का अरैखिक क्यों होता है। तो आप दोनों का ही ध्यान रख, मेरे यहाँ तो कमेंट शो नहीं हो रहे भाई, चल रहा है क्या आपके वहाँ बच्चों, अभी भी आप बिना नंबर लगाए कर रहे हो भाई, छोटे बच्चों, छोटे भाइयों, क्वेश्चन का नंबर लगाकर उत्तर करो ताकि मुझे ये समझ आता रहे कि आपने भी वही उत्तर किया है। क्योंकि अब इसी क्वेश्चन में देखो किसी का डी आ रहा है किसी का बी आ रहा है उत्तर। क्या पूछ रहा है, चल कुंडली मतलब है पीएमएमसी का रेखिक क्यों होता है, क्योंकि इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क धारा के समानुपाती है। मूविंग आयरन वाला जो है ना उसका अरैखिक होता है या गैर रैखिक होता है, और उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण है कि उसमें विक्षेपक टॉर्क धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। दोनों का याद रखो मेरे दोस्त, दोनों आएंगे क्वेश्चन आपके पेपर में। और जी दोनों कैसे आ सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई एक। अच्छा भाई इसका स्क्रीनशॉट लो, होता है पिछली बार, हर दिन हर शिफ्ट में किसी न किसी शिफ्ट में जरूर था ये। क्या कह रहे हैं, कुंडलित कुंडलित लैंप का फायदा क्या है, मतलब ये जो कॉइल्ड कॉइल फिलामेंट बना रहे हैं ना ये क्या है। देखो भाई होता क्या है कि उष्मा जो है ना वो रेजिस्टेंस के सीधे समानुपाती है, रेजिस्टेंस लंबाई के सीधे समानुपाती है। और जो हमारा प्रकाश है ना, लाइट, वो उष्मा पर निर्भर करता है। 900 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा जैसे ही ताप जाता है ना तो वो ज्यादा से ज्यादा लाइट पैदा करना शुरू कर देता है। इसका मतलब हमें रेजिस्टेंस हाई रखना है, रेजिस्टेंस हाई रखने के लिए लंबाई ज़्यादा रखनी है ना, लंबाई ज़्यादा रखेंगे तो लाइट आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। यस सरकार, आ जाओ अगले सवाल पर। इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी की इकाई क्या है, प्रदीप्ति दक्षता की इकाई पूछ रहा है। देखो दक्षता की इकाई में आपको, तब तक आप देखो मैं बताता हूँ, दक्षता होता है आउटपुट बटे इनपुट। लैंप आउटपुट में क्या देता है, प्रकाश, इनपुट में क्या लेता है, शक्ति। प्रकाश किस में होता है, ल्यूमन में, शक्ति किस में होती है, वाट में। भाग वाले निशान को बोलते हैं प्रति, इसका मतलब ल्यूमन प्रति वाट हो गया।
लक्स क्या है? तो ये ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है, और ये इल्यूमिनेंस प्रदीप्ति की इकाई है। ल्यूमेन क्या है? प्रदीप्ति फ्लक्स की इकाई है ये, याद रखो सबका। और मुझे आप बताओ सारे, उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई क्या है? प्रदीप्ति तीव्रता की इकाई क्या है? कमेंट करो सारे, पता तो लगे आपको सवाल याद है कि नहीं। 169 में क्या आएगा? कहाँ रह गया 169 भाई? 169 में है? अच्छा, ऑप्शन नहीं बताया क्या? ये रहा फिर। समान पैमाना क्यों है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, विचलन टॉर्क धारा के सीधे समानुपाती है। ये रहा, लिख के दिया है ना, ये रहा। और अगर इसका आ जाए ना, ये रहा, धारा के वर्ग के समानुपाती है। अगर एम आई का पूछ ले तो डी कर देना। किसने पूछा था? सुरेंद्र कुमार सैनी। ठीक है सुरेंद्र, बताओ समझ में आया क्या? अब आगे बढ़ूं? यहाँ मैंने ज्योति तीव्रता की इकाई पूछी थी आपसे, उसको हिंदी में प्रदीप्ति तीव्रता भी कहा जाता है। ज्योति तीव्रता बोल दो या प्रदीप्ति तीव्रता बोल दो। अब मुझे फटाफट से आपके कमेंट चेक करने हैं, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं इल्यूमिनेशन वाले टॉपिक में से ये डायग्राम अगेन एंड अगेन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई बताओ। सूरतगढ़ में कहाँ मिलेगी? थ्योरी की बुक है अशोक बाबू, थ्योरी की नहीं है वो, एमसीक्यूज बुक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उन आंसर दिए 4 ऑप्शन, फिर आंसर को एक्सप्लेन किया है। बस स्टैंड के पास बीसीए एकेडमी है, आप वहां से ले सकते हैं। फोन कर लेना जाने से पहले, आप किस टाइम पहुंचते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, नवाजीत देवनाथ, इस बच्चे का उत्तर आया। शिवम कुशवाहा ने उत्तर किया, बाकी बच्चों ने आंसर ही नहीं दिए। 2 बच्चों ने किया, एक का सही एक का गलत। और मुझे लगता है ये भी जीते बच्चे कमेंट कर रहे हैं ना, ये कंपटीशन एग्जाम वाले हैं। मेरे यहाँ ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चे आते हैं। खैर कोई बात नहीं। फ्लेशर की करंट वहन क्षमता ज्ञात कीजिए यदि एक लाइन में 100 एम्पीयर करंट है। ये वर्तमान है ना, वर्तमान का मतलब प्रेजेंट नहीं है, वर्तमान का मतलब करंट है यहाँ पर, गूगल ट्रांसलेट किया हुआ है। तो देखो, एक में 100 मिली एम्पीयर करंट है, तो ये तो तीनों समांतर लाइन हो गई ना, जंक्शन है, जंक्शन की ओर आ रही है धारा, तो फिर इसमें से कितनी निकलेगी? 300 मिली एम्पियर। चाहो तो केसीएल लगा दो। भाई तारानगर वालों के पास पहुंच चुकी है घर पे अभी। पिछले 3 दिनों में तारानगर में 9 बुक गई है। चंगोई, सरायण और 2-3 उसके आसपास के गांव और है भाई, ठीक है ना। तारानगर में कम से कम 9 से 10 बुक गई है पिछले 2 दिनों में ही। बस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप देख करके, ऐप में जा करके ऑर्डर करो, आपके घर आ जाती है 3-4 दिन। अच्छा सवाल सुनो भाई, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों, क्रिम्पिंग का फायदा क्या है? बहुत बार है, रट लो इसे। क्रिम्पिंग होता है केबल का जो आगे का भाग होता है ना, उसमें लग वगैरह लगा के क्रिम्पिंग टूल से कस देते हैं उसे। अवॉइड लूज कनेक्शन, क्रिम्पिंग करने के बाद कनेक्शन कभी लूज नहीं रहेंगे, स्पार्किंग नहीं होगी, जोड़ पर कोरोजन नहीं आएगा, जॉइंट प्रॉपर लगेगा, और लॉन्ग लाइफ होगी, जॉइंट लंबा चलेगा। प्रैक्टिकल करने में यही चीज आती है। क्रिम्पिंग टूल का डायग्राम दिखा करके पूछ सकता है कि ये क्या दिखाया गया है, तो आपको वहां पर क्रिम्पिंग टूल भी अच्छे से ध्यान में आना है। बताओ सवाल समझ में आया क्या? और नहीं बोला तो लाइक 38 पे ही अटक गए। 31 लाइक थे, बोले बच्चों लाइक कर दो, तो 6-7 बच्चों को दया आई, उन्होंने कर दिया, फिर अटक रहे हो। मैं आपसे 100 लाइक मांग रहा हूँ इस क्लास पे, नहीं हो रहा है तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों तक शेयर कर दो, वो अपने आप करेंगे देख करके, क्योंकि उनको जरूरत है इस कंटेंट की। सवाल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आया है। गूंथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में फायदा क्या है? गूंथे हुए को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड का मतलब होता है यूं लपेट करके, ऐसे हम तारों को ले जाते हैं ना, एक दूसरे से लपेटते हुए निकाल करके, इनकी बात कर रहा है कि ठोस ऐसे सॉलिड तार बनाने की अपेक्षा इसका फायदा क्या है? फ्लेक्सिबल बहुत होता है। ठोस वाला ऐसे करते ही टचक टूट जाएगा, उड़ जाएगा, या बैंड आ जाएगा। इन तारों में बैंड नहीं आएगा। मोर फ्लेक्सिबल, अधिक लचीलापन होता है इनमें। बहुत ही शानदार सवाल, याद रखना है आपको। ठीक है जी, अगला सवाल। अच्छा इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे, मैं बता देता हूँ दोनों कौन से हैं। एक क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। देखो हम क्या करते हैं, अभी बच्चों की थिंकिंग ऐसी है कि गुरुजी जो 38 क्वेश्चन आ रहे हैं बस कहीं से वो मिल जाए। क्यों यार, 500 क्वेश्चन पढ़ करके उसमें से अगर 38 आ जाए ना, तो भी बहुत है भाई। कंपटीशन एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, और नए जाने कहाँ कहाँ से आएंगे। अभी तो आप फर्स्ट ईयर में हो, कोई बात नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं देंगे। सवाल देखो क्या कह रहे हैं।
अर्थ टेस्टर का उपयोग करते समय एसी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, लेकिन मेरा सवाल ये है, अर्थ प्रतिरोध जो टेस्टर होता है ना, इसके काम करने का सिद्धांत क्या है? बताओ फर्स्ट ईयर वाले प्यारे बच्चों, छोटे भाइयों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थ टेस्टर का सिद्धांत नहीं बता सकते तो समझ लो कि बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पर तो देखो अर्थ टेस्टर में एसी, क्योंकि अर्थ टेस्टर हम लोग किसका नाप रहे हैं? जमीन का। जमीन में क्या है? मिट्टी। मिट्टी में क्या पाए जाते हैं? केमिकल। और अगर आप केमिकल को डीसी दे दोगे तो क्या करेगा? वैद्युतिक अपघटन शुरू हो जाएगा। वैद्युतिक अपघटन से ईएमएफ बनेगा और न जाने क्या हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ डीसी सप्लाई नहीं देंगे, एसी देंगे। एसी पे वैद्युतिक अपघटन नहीं होता। तो अवॉइड इलेक्ट्रोलाइटिक ईएमएफ इंटरफेरेंस, विद्युतिक जो अपघटे है उसमें विद्युत वाहक बल से किसी प्रकार का व्यवधान पैदा न हो। ठीक है जी, ओके। अर्थ टेस्टर का सिद्धांत नहीं बताया क्या? कोई कर दो कमेंट, किसी को याद है कि नहीं है? मुझे तो नहीं लगता कि आप में से किसी को कोई चीज अच्छे से याद है क्या। हालो पोटेंशियल बोलते हैं उसे, विभव पात के सिद्धांत पे काम करता है, पढ़ लो। सवाल क्या कह रहा है? पावर सब सर्किट के लिए लोड कितना है? 3000 वाट है। लाइट एंड फैन का अगर आ जाए तो 800 वाट है। ठीक है, लाइट एंड फैन में कितना है? 800 वाट। उपभोग बिंदु भी आ सकते हैं, तो लाइट एंड फैन में 10 बिंदु हो सकते हैं और पावर में 2 पॉइंट हो सकते हैं। याद कर लो इनको। ये वो सवाल है जो आपके पेपर में आपको देखने में मिल जाएंगे। ठीक है जी। वो एक बच्चा कह रहा है कि इंग्लिश में, भाई इंग्लिश तो ये रहा और मैं तो लिख भी इंग्लिश में ही रहा हूँ। क्वेश्चन तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है बाबू। सवाल, फ्यूज किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है? देखो अपने इलेक्ट्रिकल सहायक सामग्री जो है ना, उनको मोस्टली 5 भागों में बांटा गया है। 4 तो ये रहे। कंट्रोलिंग में कौन आएगा? स्विच आ जाएगा, जिससे हम लोग कंट्रोल करते हैं। होल्डिंग में कौन आ जाएगा? लैंप का होल्डर। सेफ्टी में कौन आ जाएगा? यही आपका फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, रिले। आउटलेट में कौन आ जाएगा? सॉकेट, जिससे हम सप्लाई आउटपुट में भेजते हैं। आगे चलूं। सवाल, अस्थायी वायरिंग किस में होती है? बहुत बढ़िया सवाल है, रटे मार लो इस क्वेश्चन की तो। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लीट वायरिंग आएगा अस्थायी के लिए, सबको याद है। ठीक है, क्लीट वायरिंग अस्थायी वायरिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, याद रख लेना इसको, आएगा पेपर में सवाल, पढ़ लेना इसको। और एक ये रिले वाला देख लो। रिले के 2 डायग्राम आएंगे यार, दोनों ही बता देता हूँ। अगर ये वाला आ जाए ना, तो ये तो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, डी उत्तर कर देना। लेकिन एक है ना ऐसे तीखा पड़ा हुआ, ऐसे और आएगा, वो फ्यूज नहीं, रिले की बात कर रहा हूँ। फ्यूज आए तो वो एचआरसी है, ऐसे अगर आए तो उसको बोलते हैं ड्राई रीड रिले। कौन सी रिले है? ड्राई रीड रिले। ठीक है जी, कौन सी रिले है? ड्राई रीड रिले है। और घरेलू वायरिंग में ट्री प्रणाली सबसे ज्यादा कहाँ उपयोग की जाती है? ट्री प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है मल्टी स्टोर बिल्डिंग के लिए, बहुमंजिला इमारतों के लिए। मल्टी स्टोर बिल्डिंग के लिए, बहुमंजिला इमारतों के लिए काम में लेते हैं, और वो भी रेजिडेंशियल फ्लैट हो तब। कौन से हो? आवासीय क्षेत्र हो तब। अभी एक कंपटीशन एग्जाम का पेपर हुआ था, उसमें उन्होंने पूछा था। ठीक है जी। इलेक्ट्रिशियन सेकंड ईयर का क्लास कब होगा? भाई आज सेकंड ईयर का मुश्किल है, कल मॉर्निंग में देता हूँ सेकंड ईयर वालों को। कल सुबह मॉर्निंग में सेकंड ईयर वालों को 7:50 पे मैं अभी शेड्यूल लगवा देता हूँ। और वो डायग्राम वाली क्लास दूंगा आपको, है ना, जिसमें डायग्राम पे डायग्राम आते हैं। आज नहीं हो पाएगी भाई, क्योंकि एक दिन में इतना ही हो पाता है यार, मेरे से फिर ज्यादा बोला नहीं जाता और टाइम भी नहीं मिलता। हाँ रोहित भाई, आपको भी बोल रहा हूँ, सेकंड ईयर वाले काफी बच्चे हैं। सेकंड ईयर की कल सुबह क्लास देता हूँ आपको 7 बजे। ठीक है, ये लो मैं ले ही आया, वो ड्राई रीड रिले है, ये भी बार बार आया हुआ है। ठीक है, और एक वो सवाल आया, एसी डीसी दोनों पर कौन सी रिले काम कर सकती है? रिले वाले में से 3 क्वेश्चन है, लो ये भी यही था, ये लो। तो इसका आएगा आपका आवेग रिले, इम्पल्स रिले बोलते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में आता है। रिले में से ये 3 ही क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, इन्हीं में से आएगा। इंग्लिश बुक जल्दी आ रही है, आपको मिल जाएगी। और अभी सेकंड एडिशन नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्वेश्चन और ऐड करेंगे उसमें। अगली बुक निकलेगी, उसमें 5000 क्वेश्चन होंगे सेकंड एडिशन में। इंग्लिश पर काम चल रहा है, अभी इंग्लिश बुक आ जाएगी।
और ये वाला एक बार-बार आ रहा है, आप सबका शायद सही भी होगा। प्लग एंड सॉकेट बोलते हैं इसको, मेल फीमेल प्लग सॉकेट कहा जाता है। ये डायग्राम बहुत बार आया था, इसको बढ़िया तरीके से पढ़ करके कवर कर लेना भाई। इतना ही क्वेश्चन है, फटाफट से करा देता हूँ। बैटरी वोल्टेज में चार्जिंग स्थिति जांच करने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। हाइड्रोमीटर भी ऑप्शन में है, लेकिन हाइड्रोमीटर आपको नहीं करना है। हाइड्रोमीटर क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसने वोल्टेज की जांच करके पूछा है। हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर आएगा। हाइड्रोमीटर से हम क्या करते हैं? विशिष्ट गुरुत्व का मापन करते हैं। यानी गुरुजी हम यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करते हैं। क्या नापते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी हाइड्रोमीटर से। और किसी को याद है तो फुल चार्ज की ग्रेविटी बता दो। और इस क्वेश्चन को देख लो भाई, सही उत्तर आना चाहिए इसका। निम्मी आंसर की में गलत दिया हुआ है, डीजीटी सही मानेगा इसको। बताओ क्या कह रहा है? परिपथ का आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? ध्यान से देख लेना। बीच वाला सेल उल्टा जुड़ा हुआ है। एक अपोजिट जुड़ा हुआ सेल क्या करता है? बाकी सेलों की वोल्टेज का विरोध करता है। एक उल्टा सेल एक सीधे सेल को और खराब कर देगा। परिपथ की परिणामी वोल्टेज 1.5 वोल्ट होगी। आपकी आंसर की में ये दिया हुआ आपको मिल सकता है, लेकिन अब नहीं मानना है। अब डीजीटी इसी को सही मानेगा। ये देखो अभी भी 4.5 वोल्ट उत्तर कर रहे हैं, कई कमेंट कर रहे हैं। गलत नहीं करना है। डीजीटी ने गलत कर दिया, हम नहीं करेंगे। और फेराडे के वैद्युतिक अपघटन के अनुसार प्रथम नियम क्या है? तो M बराबर ZIT होता है। और जिस बच्चे को याद हो मुझे M ZIT और Q का लिख करके दिखा दो। अब की बार कंफ्यूज करने के लिए M बराबर Z इंटू Q लिख सकता है, ध्यान रख लेना, क्योंकि Q बराबर I का है। मैं बोल देता हूँ, आप पूरा लिख देना, आपको याद रहेगा। M का मतलब है मास ग्राम में, ग्राम प्रति कूलम, ठीक है, सॉरी। मास यानी द्रव्यमान है आपका, और एक ग्राम में होता है। ये है ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ग्राम प्रति कूलाम में। धारा एम्पियर में, समय सेकंड में, और Q चार्ज है कूलाम में। इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास नहीं देनी आपको, मैं बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन 6 आएंगे, ओरिजिनल पेपर करवाए हुए उसी में से आ जाएगा। और ये देखो बैटरी की क्षमता कैसे मापी जाती है? तो बैटरी की क्षमता होती है AH में, एम्पियर आवर में। लो भाई इतने ही है, 30 क्वेश्चन थे, करवा दिए हैं आपको इंपॉर्टेंट। बाकी एक क्लास कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले और दे देंगे। 2 काम आप सभी करेंगे। आपका जिस दिन पेपर हो हमें व्हाट्सएप पर जरूर भेजेंगे, व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहे हैं स्क्रीन पर, आप देख लो। सेकंड, ये वीडियो दोस्तों तक शेयर कर दो। कम से कम इतने क्वेश्चन देख जाओ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर इनमें से 10 क्वेश्चन भी पेपर में आ गए तो पास होने में कितनी आसानी है देखो। ड्राइंग और कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेशन का एक वीडियो दिया हुआ है, जिसमें 5 पेपरों के 25 क्वेश्चन निचोड़ करके दे दिए, 30 क्वेश्चन, क्योंकि एक में 6 होते हैं। तो वो वीडियो देख लो, इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में है, ठीक है। बाकी पूरे 75 क्वेश्चन का सेट आपको करवाए रखा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। आपको बहुत